जीना तो उसी का जीना है जो मरना वतन पे जाने। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। भूल क्या चीज है तेरे कदमों पे हम भेंट अपने सरों की चढ़ा जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं हरीश और आप देख रहे हैं मेरा नजरिया। अग्निवीर योजना को लेकर संसद और संसद के बाहर पिछले कुछ दिनों काफी हंगामा रहा, काफी चर्चा में रहा। अग्निवीर योजना को लेकर लोगों के मन में अभी भी कुछ भ्रांतियां हैं कि अग्निवीरों को क्या मिलता है, क्या नहीं मिलता है, क्या सुविधाएं मिलती हैं और क्या सुविधाएं नहीं मिलती हैं। इसी के मद्देनजर हमने आज के एपिसोड में एक फुल लेंथ चर्चा का विषय रखा है अग्निवीर के ऊपर। इसलिए आपसे निवेदन है, ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी क्योंकि मेरा उद्देश्य है अग्निवीर के बारे में पूरी जानकारी देना। अग्निवीर योजना से संबंधित मैं जो भी जानकारी इस वीडियो के मार्फत शेयर करूंगा वह जानकारी एक अथेंटिकेटेड सोर्स से ली हुई है, गवर्नमेंट की वेबसाइट से ली गई है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रहा हूं। तो अगर आप चाहें तो उस वेबसाइट से इस जानकारी की ऑथेंटिसिटी भी चेक कर सकते हैं। इसलिए एक बार फिर से मेरा निवेदन है कि इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, क्योंकि अंत में मैं इस बात का भी जिक्र करूंगा कि इस योजना में क्या खामियां हैं और उसको कैसे सुधारा जा सकता है। किसी भी देश को अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए फौज की जरूरत पड़ती है। समुद्र और जमीनी सीमाओं की रक्षा के लिए नौसेना और थल सेना होती है, जबकि एयरफोर्स हवाई रास्तों से संभावित हमले से रक्षा करती है। इन तीनों बलों को सम्मिलित रूप से कंबाइंड रूप से सैन्य या सशस्त्र बल कहा जाता है। भारत जैसा देश जिसकी सीमाएं बहुत प्रतिकूल और चुनौतीपूर्ण हों और पड़ोसियों के साथ शत्रुतापूर्ण संबंध हो, उसके लिए सेनाओं का परिपक्व, सशक्त और सशस्त्र होना बहुत जरूरी है। सैन्य शक्ति में अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत चौथे स्थान पर है, लेकिन कर्मियों की संख्या के हिसाब से चीन के बाद हम दूसरे नंबर पर आते हैं। भारत पाकिस्तान के साथ 4 और चीन के साथ 1 पूर्ण युद्ध लड़ चुका है और आतंकी घुसपैठों को तो हम आए दिन झेलते ही आ रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में एक मजबूत, प्रशिक्षित और अनुभवी रक्षा कर्मियों के महत्व को समझा जा सकता है। सेना में भर्ती मुख्यतः 2 श्रेणी में होती है, एक कमीशन ऑफिसर्स यानी कि कमीशन अधिकारी और दूसरा गैर कमीशन अधिकारी। इन दोनों ही कैटेगरी में टेक्निकल और नॉन टेक्निकल वर्क के हिसाब से, काम के हिसाब से डिफेंस स्टाफ की जरूरत पड़ती है। इसके अनुसार तकनीकी या गैर तकनीकी नौकरी की आवश्यकताओं के आधार पर संबंधित योग्य कर्मचारियों की भर्ती की जाती है। वैसे तो रक्षा के अलावा रेलवे, CPWD, PWD, PSU जैसी अन्य सेवाओं में भी ऐसी ही आवश्यकता होती है, लेकिन रक्षा की सेवा शर्तें काफी कठिन, चुनौतीपूर्ण और जोखिम भरी होती हैं। इसलिए रक्षा सेवाओं के लिए चयन प्रक्रिया अलग और विशिष्ट प्रकार की होती है। यह अपेक्षा की जाती है कि रक्षा कर्मी अधिक दृढ़, साहसी, चुनौतियों को स्वीकार करने के लिए तत्पर, देशभक्त और बुद्धिमान हो। अग्निवीर योजना आने से पहले सभी 3 रक्षा सेवाओं यानी कि एयरफोर्स, आर्मी और नेवी में भर्ती नियमित मोड यानी कि पूरी लंबाई के लिए ही होती थी। हालांकि कमीशन ऑफिसर के लिए शॉर्ट टर्म एंट्री पहले से ही उपलब्ध है, जिसे SSC यानी कि शॉर्ट सर्विस कमीशन कहा जाता है। लेकिन शॉर्ट सर्विस कमीशन अधिकारियों की भर्ती न्यूनतम 10 वर्ष के लिए होती है और जिसे बाद में 4 वर्ष के लिए बढ़ाया भी जा सकता है, और 14 वर्ष के बाद उनके पास या तो नियमित कमीशन अधिकारी के रूप में शामिल होने या सेवा छोड़ने का विकल्प होता है। दूसरा, शॉर्ट सर्विस कमीशन अधिकारियों को नियमित अधिकारियों के समान वेतन और पैकेज मिलता है और उनकी रैंक, वर्दी, भत्ते और सेवा लाभ भी नियमित अधिकारियों के समान ही होते हैं। गैर कमीशन अधिकारियों की भर्ती के लिए मोदी सरकार जून 2022 में अग्निपथ नाम से एक नई योजना लेकर आई। इस योजना के अनुसार प्रारंभ में गैर कमीशन अधिकारियों को सभी 3 बलों में नियमित कर्मचारियों के रूप में नहीं, बल्कि केवल 4 वर्षों के लिए संविदा कर्मचारियों यानी कि कॉन्ट्रैक्ट के रूप में ही भर्ती किया जाएगा। 4 वर्ष की कुल सेवा में 6 महीने की प्रशिक्षण अवधि भी शामिल है। ऐसे रंग रूटों को नियमित जवानों की तरह रैंक और वर्दी नहीं दी जाती।
इसके बजाय उन्हें अग्निवीर कहा जाता है और वे बिना किसी रैंक के एक अलग वर्दी पहनते हैं। 4 साल के बाद वे अपने नागरिक जीवन में वापस लौट जाएंगे और कोई अन्य नौकरी या अपनी पसंद का कोई अन्य कार्य करेंगे। विभिन्न बलों में रिक्तियों की उपलब्धता के अनुसार इनमें से अधिकतम 25% अग्निवीरों को उनकी योग्यता, चिकित्सा यानी कि मेडिकल फिटनेस और उनकी इच्छा के अनुसार नियमित कर्मचारियों के रूप में भर्ती किया जा सकता है। यानी सारे 25% को नियमित रक्षा सेवा में रोजगार मिलेगा ऐसा नहीं है। अगर वैकेंसी हुई तो ही इनको रखा जाएगा और वो भी अधिकतम 25% को ही मौका मिलेगा। अगर वेतन की बात करें तो अग्निवीरों को पहले साल 30,000, दूसरे साल 33,000, तीसरे साल 36,500 और चौथे साल में 40,000 रुपए प्रति माह मिलेंगे। इसमें से 30% उनके पीएफ खाते में जमा किया जाएगा और उनके हाथ में केवल 70% ही वेतन आएगा। यानी अगर पहले साल की बात करें तो 30,000 में से 9,000 पीएफ में जमा होगा और 21,000 ही हर महीने अग्निवीर को हाथ में मिलेगा। जितनी राशि अग्निवीर की सैलरी में से पीएफ में जमा होती है उतनी ही राशि सरकार भी उसके पीएफ फंड में डालती है। यानी कि अगर 9,000 रुपए उसके सैलरी से कट करके जमा होते हैं तो 9,000 सरकार भी डालती है। इसके अलावा 4 साल की सेवा के दौरान रहना, खाना, वर्ष में एक बार घर आने जाने का यात्रा खर्च, वर्दी और चिकित्सा सुविधा मुफ्त मिलती है। 4 वर्ष की सेवा के बाद अग्निवीरों को लगभग 11.5 लाख रुपए की संचित पीएफ राशि का भुगतान किया जाता है, जिसमें उनका अंशदान, सरकार का अंशदान और ब्याज शामिल है। यहाँ यह ध्यान देने वाली बात है कि जो राशि उनको 11.5 लाख रुपए की 4 साल की सेवा के बाद मिलती है, यह वही राशि है जो उनकी अपनी सैलरी से हर महीने कटती है और पीएफ में जमा होती है और उतनी ही राशि सरकार के द्वारा जमा की जाती है। इसके अलावा अलग से नहीं मिलती है। अग्निवीरों को ग्रेचुटी, पेंशन, कैंटीन की सुविधा, ईसीएचएस की सुविधा या पूर्व सैनिक का दर्जा नहीं दिया जाता है, जैसा कि नियमित पूर्व सैनिकों को मिलता है। ड्यूटी पर मृत्यु होने पर 48 लाख का बीमा क्लेम, 44 लाख का अनुग्रह मुआवजा, मृत्यु के दिन तक ब्याज सहित पीएफ में जमा राशि और 4 वर्षों में से शेष बची अवधि का पूरा वेतन मिलता है। यानी कि अगर किसी अग्निवीर की मृत्यु 2 साल की सेवा करने के बाद ऑन ड्यूटी हो जाती है तो उसे 48 लाख रुपए बीमा का क्लेम मिलेगा, 44 लाख रुपए अनुग्रह मुआवजा मिलेगा और उसकी डेथ के दिन तक उसका जो भी समय निधि यानी कि पीएफ में जमा राशि होगी वह भी उसको मिल जाएगा ब्याज सहित। इस मुद्दे पर हाल ही में संसद में भी राहुल गांधी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के बीच बहस हुई थी, जिसमें राहुल ने कहा था कि अग्निवीर को कोई मुआवजा नहीं मिलता है। इसके जवाब में राजनाथ सिंह जी ने कहा था कि गलत नहीं है सर, देना चाहता हूं कि युद्ध के दौरान अथवा सीमाओं की सुरक्षा के दौरान यदि हमारा कोई अग्निवीर का जवान शहीद होता है तो उसके 1 करोड़ रुपए की धनराशि सहायता के रूप में उसके परिवार को मुहैया कराई जाती है। जैसा कि आपने सुना, राजनाथ जी कह रहे हैं कि अग्निवीर की ऑन ड्यूटी मृत्यु पर 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। मुआवजे के रूप में केवल 44 लाख ही दिया जाता है। दूसरी तरफ राहुल का यह कहना कि कुछ भी मुआवजा नहीं मिलता है तो वो भी सही नहीं है। चलो, यह तो एक राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप है जिसका जवाब उन्हीं को देना है। मैं जो जानकारी आपके समक्ष रख रहा हूँ यह एक ऑथेंटिकेटेड सोर्स से है, तो चलो इसके लिए और आगे बढ़ते हैं। अगर ड्यूटी के दौरान कोई अग्निवीर विकलांग अथवा अपाहिज हो जाता है तो विकलांगता के प्रतिशत के आधार पर मुआवजा दिया जाता है, जो कि इस प्रकार है। 20 से 49% विकलांगता के लिए 15 लाख, 50 से 75% विकलांगता के लिए 30 लाख और 76 से 100% विकलांगता के लिए 44 लाख रुपए मिलते हैं। इसके अलावा विकलांगता के दिन तक ब्याज सहित पीएफ में जमा राशि और 4 वर्षों में से शेष अवधि का पूरा वेतन भी मिलता है। ये तो हुआ अग्निवीर योजना क्या है और अग्निवीर को क्या मिलता है और क्या नहीं मिलता है। अब आगे थोड़ा सा समझते हैं कि सरकार अग्निवीर योजना क्यों लेकर आई और इसका विरोध क्यों हो रहा है। मेरे नजरिए के अनुसार इस योजना को लाने के पीछे सरकार का मुख्य उद्देश्य रक्षा पर बढ़ते वेतन और पेंशन खर्च को कम करना है।
एक रिपोर्ट के अनुसार केवल पूर्व सैनिक की पेंशन पर ही रक्षा बजट का लगभग 25% खर्च हो जाता है। सरकार ने इस योजना को भारत में लाने से पहले चीन, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन आदि अन्य देशों द्वारा अपनाए गए समान मॉडलों का अध्ययन भी किया है। इनमें से कुछ देशों में 22 वर्ष से कम आयु के युवाओं के लिए 2 से 5 साल की अनिवार्य सैन्य सेवा होती है। अग्निवीर योजना के संबंध में बहुत सारे लोगों से 158 ऑर्गेनाइजेशन के साथ सीधा संवाद स्थापित हुआ है, उनके सुझाव लिए गए हैं, तब यह अग्निवीर योजना लाई गई है और बहुत सोच समझकर यह योजना लाई गई है। इस प्रकार की योजनाएं दुनिया के कई देशों में है, यूएस में है, यूके में है, वहां पर किसी को कोई किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है। सरकार का ये भी कहना है कि अग्निवीर योजना से एक अनुशासित बल तैयार होगा जो 4 साल के बाद नागरिक क्षेत्रों में नौकरी करेंगे तो वहां भी अनुशासन और राष्ट्रवाद की भावना पैदा होगी। मैं भी एक पूर्व सैनिक हूं, इस नाते कह सकता हूं कि इसमें कोई संदेह नहीं कि 4 साल की रक्षा सेवा करने के बाद युवा पीढ़ी में व्यक्तित्व और आत्म अनुशासन में अत्यधिक सुधार होता है, जो निश्चित रूप से उपयोगी होगा अगर वे ऐसा एक्सपीरियंस लेकर के सिविल में नौकरी करने जाएं या फिर अपना कोई कारोबार खोलें। अब आप सवाल करेंगे कि अगर योजना में सब कुछ सही है तो फिर समस्या क्या है, युवा पीढ़ी इस योजना से खुश क्यों नहीं है? तो मेरे नज़रिए के अनुसार दिक्कत है इस योजना से जुड़ी खामियों की, जिसके बारे में सरकार ने योजना लाने से पहले शायद नहीं सोचा था। जैसे नोटबंदी लाने से पहले नहीं सोचा था कि उसके परिणाम क्या होंगे। सरकार ने यह नहीं सोचा कि 4 साल के बाद अग्निवीरों का क्या होगा, क्या उनको नौकरी मिल जाएगी, क्या उनको फिर से विस्थापित किया जा सकता है, और वो भी तब जब उनकी क्वालिफिकेशन मात्र 10 से 12 पास ही होगी। अब 10वीं से 12वीं पास को सिविल में क्या नौकरी मिल सकती है, फिर चाहे उसके पास डिफेंस की ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट ही क्यों ना हो, ये आप सब समझ सकते हैं। योजना की घोषणा होने के बाद जब देशव्यापी इस योजना का विरोध होने लगा तो केंद्र सरकार ने सीआईएसएफ और भाजपा शासित राज्यों ने पुलिस और अन्य राज्य सेवाओं में अग्निवीरों को आरक्षण देने की घोषणा शुरू कर दी। अब अग्निवीरों को 4 साल के बाद इस आरक्षण का कितना फायदा मिलेगा या फिर निजी क्षेत्रों में उनको कहां तक नौकरी मिलती है, ये तो तब पता चलेगा जब 2026 में अग्निवीर का पहला बैच बाहर आएगा। यहाँ यह देखना होगा कि हर साल नए नौकरी चाहने वाले जुड़ते जा रहे हैं और बेरोजगारी भी बढ़ रही है, लेकिन मेरे नजरिए के अनुसार इस योजना से जुड़ी इन खामियों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जो मॉडल यूएस, रूस, चीन, यूके जैसी विकसित देशों के लिए सही है वह हमारे देश के लिए भी सफल हो, यह जरूरी नहीं। 4 साल के बाद अलग अलग सेक्टरों में अग्निवीरों को आरक्षण की घोषणा कर पुनर्वास का आश्वासन तो दिया जा रहा है, लेकिन निश्चितता नहीं है। निश्चितता यह देखकर और भी कमजोर लगती है कि देश में बेरोजगारी दर अधिकतम स्तर पर है और ये बढ़ती ही जा रही है। सरकार की रक्षा खर्च को कम करने की मजबूरी को समझते हुए मेरे नज़रिए के अनुसार इस योजना को इन सुधारों के साथ जारी रखा जा सकता है, अन्यथा इसे खत्म कर पुराना सिस्टम ही अपनाना होगा। न्यूनतम प्रवेश शैक्षिक योग्यता 12वीं पास किया जाना चाहिए। प्रवेश आयु 18 से 24 वर्ष की जानी चाहिए। शॉर्ट सर्विस कमीशन की तरह अग्निवीरों को भी न्यूनतम 10 साल की सर्विस होनी चाहिए। जैसे सांसदों और विधायकों को 5 साल बाद भी पेंशन दी जाती है, वैसे ही अग्निवीरों को भी 10 साल की नौकरी के बाद कम से कम 20,000 की पेंशन दी जानी चाहिए। शहीद हुए अग्निवीरों के परिवार वालों को ये पेंशन दी जानी चाहिए। जो स्वेच्छा से 5 साल के बाद छोड़ना चाहे तो उसे जाने देना चाहिए, लेकिन इस मामले में वह पेंशन का अधिकारी नहीं होगा। एक उपाय यह भी हो सकता है कि 12वीं पास और ग्रेजुएशन के बाद कम से कम 3 साल की सैन्य सेवा करना अनिवार्य हो, जैसे कि दूसरे डेवलप्ड कंट्रीज में होता है, लेकिन भारत में यह उनके लिए अनिवार्य हो जो कि केंद्र या राज्य सरकार की कोई नौकरी करने का इच्छुक हो।
यानी कि अगर कोई सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट में नौकरी करना चाहता है तो उसके लिए जरूरी होना चाहिए कि 3 साल का कंपलसरी उसने नौकरी करी हो सैन्य में, यानी कि डिफेंस में। दायरा बढ़ाने के लिए सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ आदि केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में सेवा देना भी शामिल किया जा सकता है। यानी कि केवल डिफेंस में एयरफोर्स, नेवी और आर्मी को ही नहीं, बल्कि पैरामिलिट्री फोर्सेस, अर्धसैनिक बल जैसे कि सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ आदि में भी नौकरी को एक जरूरी सेवा मान लेना चाहिए। इसमें चपरासी से लेकर आईएएस तक की सभी सरकारी सेवा करने वाले उम्मीदवार शामिल होने चाहिए। यानी कि जो सरकारी नौकरी चपरासी से लेकर आईएएस तक करना चाहता है उन सभी के लिए यह जरूरी होना चाहिए कि उसने 3 साल की डिफेंस की या पैरामिलिट्री की सर्विसेज की हो। सांसद, विधायक, पार्षद जैसे राजनीतिक निर्वाचित सदस्यों पर भी ये लागू होना चाहिए। यानी कि सांसद, विधायक और पार्षद के चुनाव लड़ने के लिए भी यह अनिवार्य होना चाहिए कि उसने 3 साल की सैन्य या पैरामिलिट्री फोर्सेस में सर्विस की हो। 3 साल की सेवा के दौरान 12वीं पास या स्नातक के आधार पर एक निश्चित वेतन रखा जा सकता है। यानी कि 12वीं पास तक के लिए एक वेतन और ग्रेजुएशन के लिए एक वेतन। 3 साल की अनिवार्य सेवा के दौरान मृत्यु या विकलांगता होने पर उचित मुआवजा, बीमा दावा और पारिवारिक पेंशन का प्रावधान किया जाना चाहिए। मुझे अपने ही द्वारा दिए गए 2 विकल्पों में से दूसरे वाला विकल्प ज्यादा सही लगता है। यानी कि 10 साल की सेवा की बजाय 3 साल की हर व्यक्ति के लिए अनिवार्य सेवा जरूरी हो, यह विकल्प ज्यादा सही लगता है, क्योंकि इससे सरकार का मकसद भी सिद्ध होता है और देश में एक अनुशासित कार्य संस्कृति भी स्थापित होती है। निजी क्षेत्र भी उन उम्मीदवारों को प्राथमिकता देगा जिन्होंने अनिवार्य सैन्य सेवा पूरी कर ली हो। अगर आपके पास इसके अलावा कुछ और सुझाव हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।